हाँ जी स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है हर स्टूडेंट को? तो आगे बढ़ें। आज सेकंड क्लास है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने आंसर्स को लिखेंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और एक और एक्सेप्शन केस भी देखेंगे। चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने वाले हैं, जिसके कुछ कंडीशंस थे कि अगर आप रेजिडेंट बनना चाहते हो तो इन दोनों में से कोई एक आप चेक करोगे, लेकिन अगर आप इंडियन ओरिजिन हो या फिर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाते हो तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक होगा, दूसरा होगा ही नहीं। एडिशनल कंडीशन चेक करोगे दोनों, तब जाके आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। तीन तरीके का स्टेटस यहां पे होता है। नंबर वन, कौन सा स्टेटस होता है हमारा? ROR रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो कि सारे के बेसिक में से कोई एक और एडिशनल दोनों कंडीशन पूरी करे। उसके बाद कौन सा था? NOR नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो कि बेसिक एक, एडिशनल कोई एक भी कर दे या कोई भी ना करे तब भी वो NOR होगा। एक होता है NR, जो कि बेसिक ही ना पूरी करे, वो क्या होगा हमारा? नॉन रेजिडेंट। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंट तो कहलाएंगे, लेकिन ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। कुछ बच्चों को होगा कि सर इससे फायदा क्या होगा, तो जब अभी इनकम कैलकुलेशन पे आएंगे ना हम, तब पता चलेगा कौन किस पे टैक्स दे सकता है। क्योंकि कुछ इनकम ऐसे हैं जो कि फॉरेन होंगे, कुछ इनकम ऐसे हैं जो कि इंडियन होंगे। ये होमवर्क दिया था, हो गया? हाँ, चलो इसके आंसर्स भी डाल देंगे। आइए इसके आगे ना हम बढ़ते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस को करने का तरीका देखेंगे। एक होता है हमारा डीम रेजिडेंट। हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 और 22 के अंदर सेक्शन हमारा 6(1) था पहले, 6 सबसेक्शन 1, तो इसके अंदर एक प्रोविजन ऐड किया गया और 6(1)A कर दिया। कई बार आप देखोगे ना, जैसे 6(1)A सेक्शन है तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है? कि जैसे मैंने लिखा 6 का सेक्शन 6, इसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ऐसे लिखते हैं ना। तो अगर ये मैं पांचवा बोलूं तो क्या होगा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन क्या होगा हमारा? 5। लेकिन अगर मुझे एक है, एक में मुझे कुछ बातें इसी से रिलेटेड है और मैं चाहता हूं कि लिखूं इसी से रिलेटेड है, तो मैं एक और यहां इंसर्ट करूंगा 1A के नाम से। किस नाम से कर दूंगा? 1A। अब अगली बार चाहता हूं यार इसमें कुछ और इंसर्ट किया जाए, तो मैं कर दूंगा 1a। हाँ, मतलब कुछ और स्मॉल ए भी कर सकता हूं मैं। फिर मुझे लगता है कुछ और इंसर्ट किया जाए इसके अंदर और पॉइंट, तो मैं 1 जो तो चल ही रहा था उसमें मैं इस तरीके से रोमन आ जाऊंगा, तो क्लॉज आ जाता है। कई बार आप ऐसे भी देखोगे, सेक्शन सब सेक्शन 1 और फिर ऐसे करके 1 या ऐसे करके 2। तो ये क्या होता है? इसके अंदर सब पार्ट नंबर 2, तो सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज क्या कहेंगे? सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज कहेंगे। समझे बात? तो एक बार पढ़ने का तरीका आपको बस देखो, पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन ऑल्दो आपको ये पता होना चाहिए। बहुत बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता, बस सेक्शन तो बोल देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता, ठीक है ना। फिर क्लॉज के बाद आता है सब क्लॉज। इस तरीके से हमारा क्या होता है? पैरामीटर चलता है। तो अब जब मैंने आपका ईयर लिख दिया है तो आप समझ ही गए होंगे इस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी। 21-22 में जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इन्होंने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 1A, और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो सेक्शन 1A लेके आ रहे हैं कि हमें कुछ डाउट है,
और क्यों लाया गया सेक्शन देखते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, ये पूरा, ये किसका मैप है बताओ? वर्ल्ड का मैप है। ये मैप मैंने लगाया वर्ल्ड का। अब इसमें आप हमारे हिंदुस्तान को ढूंढ सकते हो, कहां है? दिख रहा है इंडिया? कौन सा कलर ले? ब्लैक ले लेते हैं। हमारा इंडिया ये रहा, ठीक है ना? इंडिया ये रहा। अब पूरे वर्ल्ड का मैप है। कई बार क्या होता था, इंडियन यहां 10 दिन रुकते थे। कितने दिन रुकते थे? 10 दिन। और यहां पे कुछ इनकम कमा लेते थे, कुछ इनकम यहां पे कमा लिया, और कभी चाइना चले गए, कभी कजाकिस्तान चले गया, कभी मंगोलिया चले गया, कभी टर्की चले गया, इधर उधर घूमते रहते थे वो। और इंडिया के अंदर बहुत कम दिन रुकते थे। और रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से चाइना में भी वो टैक्स नहीं देते थे। कुछ ऐसा वो प्लानिंग करके ही घूमते थे कि वहां के भी टैक्स से बच गए। कुछ क्योंकि टैक्स आपको कैसे देना है? आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। यहां भी बच गए, यहां भी बच गए, और हर कंट्री से वो बच जाया करते थे, कहीं टैक्स ही नहीं दिया करते थे। और जब कहीं भी टैक्स नहीं देते थे तो इंडिया से भी पैसे कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम कहीं नहीं टैक्स दे रहे हो तो आप इंडिया में दे दो टैक्स। अगर हर जगह आप इनकम कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह से आप बच ही गए हो, तो आप एक काम करो, कोई टैक्स ले ही नहीं रहा आपसे, कोई मांग ही नहीं रहा, तो आप एक काम करो ना, आप इंडिया में हमें आके टैक्स दे दो इंडियन रेजिडेंट के तरीके से। लेकिन उसने बोला सर मैं तो 10 ही दिन रहा हूं। बोला ये सब 10 दिन विन छोड़ो, मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूं कि पर्सन रहे अथवा ना रहे एक दिन भी, इवन तो रहे भी ना भारत में, लेकिन अगर वो इंडिया में भी कुछ पैसे कमा रहा है, कुछ पैसे 15 लाख रखा कि अगर इंडिया में इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से अगर ऊपर है तो मान लेंगे कि आप सब इंडियन रेजिडेंट ही माने गए हो, और आपको इंडिया में क्या करना पड़ेगा? टैक्स को देना पड़ेगा। तो देखो रूल का एक्सेप्शन है। वैसे रूल क्या कहता है कि आपको 182 डेज, 63, 65 डेज वाला, बोला ये सब छोड़ो, जाने दो, आपसे हम टैक्स लेना चाहते हैं, अब रहने वाली बात हटा ही दो, अब तो बढ़िया है। तो रूल लेके आया गया, क्या लेके आया गया कि आप ना इंडिया के अंदर रेजिडेंट माने जाओगे, डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट कब माने जाओगे? कुछ कंडीशंस है। नंबर वन कंडीशन, डीम्ड रेजिडेंट की बात करें, दो तरीके से होते हैं यहां पे। नंबर 1, पहले तो सबसे मेन कंडीशन रखा गया, इफ टोटल इनकम, if total income other than foreign income मतलब मैं सीधी बात बोलूं तो भारत से कमाया गया पैसा, नोट को छोड़ो ना, एक्सीड 15 लाख। इसका मतलब आपका इंडिया से पैसा जो कमा रहे हो, अगर वो हमारा 15 लाख रुपए से ज्यादा है, मोर देन है, ठीक है ना, तो आपको हम मानेंगे डीम्ड रेजिडेंट। आपको क्या मानेंगे? तो कंडीशन यही रखी गई। उसके अंदर दो पार्ट, उसके अंदर दो बातें बताई गई। कंडीशन कुछ फुलफिल करोगे। सर कौन सी कंडीशन फुलफिल करेंगे? नंबर 1, ये पिछले साल बीकॉम में क्वेश्चंस भी आया था, बीकॉम ऑनर्स में आया था ये क्वेश्चन इसी पे। नंबर 1, नॉट, आपकी पहली कंडीशन, आपकी इंडियन इनकम मोर देन कितनी होनी चाहिए? 15 लाख, ठीक है, इंक्लूडिंग
सेटअप एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन रेज होता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम। इंडियन इनकम दो तरीके से हो सकते हैं। इंडियन इनकम एक तो अर्न हो, एक तो क्या करा हो आपने, अर्न किया हो, कमाया हो इन इंडिया। दूसरा, अगर आपने सेटअप भी कर रखा है फ्रॉम इंडिया तो भी इंडियन मानी जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का बैंक है, इसकी ब्रांच आपको दुबई में भी मिलेगी। और जब कोई कंपनी इंडिया से बाहर होता है उसे ओवरसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अगर मैं इंडिया में कंपनी मेन है और मैं इंडिया से बाहर भी कोई बिजनेस कर रहा हूं तो वो जो मेरी ब्रांच होगी उसको ओवरसीज ब्रांच बोलते हैं या फिर फॉरेन ब्रांच बोलते हैं। तो मेरा दुबई के अंदर भी एक ब्रांच है, लेकिन जो एसबीआई दुबई के अंदर ब्रांच है उस ब्रांच को सारे इंस्ट्रक्शन, सारे रूल्स कहां से भेजे जा रहे हैं? इंडिया से। तो सेटअप उसका मेन कहां पे है? इंडिया में। तो अगर ऐसा भी है तो इसको इनकम को फॉरेन इनकम नहीं समझा जाएगा, इस इनकम भी को भी इंडिया की इनकम मान लिया जाएगा। तो ये दोनों इनकम प्लस करके हमारा बनेगा कौन सा इनकम? इंडियन इनकम। जैसे मान लो मैं इंडिया के अंदर कमाता हूं 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए मेरा एक ब्रांच है जो कि मान लेते हैं कि यूएस में है, वहां से कमाई गई, लेकिन वो सारे फैसले और सारे डिसीजन मैं इंडिया से ही करता हूं, इंडिया से ही मैंने वहां पे इसी का ब्रांच बनाया था। तो मेरी इनकम वो इंडिया की ही मानी जाएगी, 12 लाख रुपए। या मैं बोलता हूं 10 लाख वहां से है तो टोटल 20 लाख रुपए बन जाएगा। समझे बात? तो बोला गया पहली कंडीशन है कि आपको क्या करना है, इंडियन इनकम इतनी हो। दूसरा कंडीशन, not pay tax in other country। मतलब किसी अलग कंट्री में, अलग कंट्री का मतलब जैसे कि आपका सिंगापुर से पैसे कमा रहे हो, आप मलेशिया से पैसे, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री ना, जैसे दुबई है, दुबई में टैक्स है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा सिंगापुर में भी, वहां पे भी टैक्स नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे टैक्सेशन है ही नहीं, या फिर हम वहां पे कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें टैक्स में पूरा रिलीफ दे दिया जाता है। तो अगर आपने कहीं अदर कंट्री में टैक्स नहीं पेड किया हो, मानते हैं कि अगर मेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा है भारत की और फॉरेन की भी इनकम मेरी हो रही है और मैं वहां टैक्स भी पे कर रहा हूं, तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब मैं कहीं टैक्स भी नहीं दे रहा। और ये थर्ड, आप किसी अदर कोई डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या होता है कि आपके पास दूसरी कंट्री की नागरिकता है या आपने एक सर्टिफिकेट दे रखा है कि भैया मैं तो रहने वाला यहां का हूं, वहां का सिटीजन, आप इंडियन ओरिजिन हो। या थर्ड मैं बता देता हूं, आपका होना चाहिए इंडियन ओरिजिन। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए? इंडियन ओरिजिन। ओरिजिन क्या? इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। समझ में आई बात आपको? या तो आप ये कंडीशन पूरी करिए, नहीं तो आप इंडिया में 120 दिन भी रह लिए ना, अगर आप इंडिया में कितने दिन रह लिए? 120 दिन, तब भी आपको डीम्ड मान लिया जाएगा। फिर आप कहीं टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं फर्क नहीं है। समझे? या तो ये वाला कंडीशन या 120। सर 120 का मतलब क्या है? सिर्फ 120 ही चेक करना है सर। एग्जिस्टिंग सर, तो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? डीम्ड रेजिडेंट। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं डीम्ड रेजिडेंट। सर डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है? डीम्ड रेजिडेंट का मतलब, एक बार मैं इसको दूसरे शिफ्ट ही करता हूं इसको। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आपको? डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड का मतलब क्या होता है
कि सर आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, उस रूल में फिट नहीं होते। सरकार बोलती है हम जानते हैं कि आप टैक्स नहीं देने वाले हो, लेकिन हमें कुछ कंडीशन लगा के हम आपसे टैक्स वसूलना चाहते हैं। आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन हमने कुछ रूल्स बनाए हैं और मान लेंगे कि आप डीम रेजिडेंट हो। उसके लिए कंडीशन क्या, अगर आप बाहर, आपकी इनकम, भारत की इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है तो हम आपको मान लेंगे कि आप डीम्ड रेजिडेंट हो। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन फुलफिल होना करना पड़ेगा कि आपने ऐसा किया हो कि भारत के बाहर आपने कोई भी टैक्स ना दिया हो और आप इंडियन ओरिजिन हो। ऐसे केसेस में आपको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। आप कितने दिन के लिए रहते हो इंडिया के अंदर वो मैटर ही नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन रखा कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, अगर 120 दिन रह जाते हो इंडिया में तो आपको तब भी डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। नॉर्मली क्या रूल लगता है हमारा कि आपका कितने इंडियन ओरिजिन के लिए कितना होना चाहिए, 182 डेज। लेकिन अगर 182 डेज छोड़ो, आप 120 दिन भी हो तब भी हम 182 डेज के जैसा ही मान के आपको रूल अप्लाई कर देंगे। अब 3 रूल हो गए देखो, एक 182 डेज, एक हो गया 120 डेज और एक हो गया 60 और 365 वाला। ठीक है ना, 3 रूल हो गया। अब कौन इनकम, इंडियन इनकम कौन सी होगी, जो इनकम इंडिया में कमा रहे हो और सेटअप और कंट्रोल अगर इंडिया में है तो दोनों को मिला के कितनी इनकम हमारी ज्यादा होना चाहिए। तो जब कभी भी ये कंडीशन पूरी होगी ना तो हम आपको ऑलवेज सिर्फ रेजिडेंट बोल रहे हैं, और वैसे नॉर्मली आपको हम एक स्टेटस देते हैं NOR हो गया, क्योंकि एडिशनल कंडीशन पे हम बात नहीं कर रहे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बोल रहे, सिर्फ आपको बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही बनोगे आप, दूसरा उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्या बनोगे आप, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनोगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर मेरी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा बन रही है फॉरेन इनकम को छोड़ करके 15 लाख से, तो मैं अगर इंडिया में नहीं भी रहता हूं तब भी मुझे क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट। आप इतना याद रखना, वैसे लॉ के अंदर ये दोनों प्रोविजन लिखे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि भैया 15 लाख से ऊपर हमारी इनकम एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्या समझ में आई बात आपको। तो आप अगर फॉरेन इनकम कमा रहे हो और कहीं कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हो तो अब आपको इंडिया में आके कुछ जगह पे टैक्स देना पड़ सकता है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, दैट इज क्या था हमारा, एम्प्लॉयमेंट। ये तो मैंने होमवर्क, ये था हमारा। ठीक है, मैंने बोला था मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। कहता है आर इज एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फ्रॉम फर्स्ट टाइम, उससे पहले इंडिया में रहता था 21/9/2024 फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। कब गया, 21/9/2024 जर्मनी चला गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 ही कम्स टू इंडिया 5/5/2025 फॉर 150 days, determine the residential status of R, assume the year 25-26 and 26-27, 2 सालों के लिए बताना है। तो ऐसे मैं 2 सालों का आपके सामने डिटेल डाल देता हूं और उसका फिर आगे कहता है assume his total income other than इनकम फ्रॉम फॉरेन, मतलब फॉरेन को छोड़ करके प्रीवियस ईयर में लेस देन 15 लाख, उसकी इनकम भी 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर 15 लाख से ज्यादा होती तब मैं डीम्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाता, तब तो मैं दिन वगैरह भी चेक नहीं करता, मैं बोलता डीम्ड वाला। तो लेकिन वो तो है नहीं, तो यहां पे ये 15 लाख वाले का ये चक्कर था। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये 15 लाख क्यों बोला है, तो मैंने बता दिया। तो आपको 2 साल का पूछा है, एक तो पूछा असेसमेंट ईयर 25-26 और एक 26-27। तो इंडिया फर्स्ट टाइम लेफ्ट करके गया कब, वो गया 21/9/2024। उसके बाद इस साल नहीं आया वो, इंडिया कब आया वो, 5/5/2025, वो तो अगला साल हो गया। और वो भी कितने दिन के लिए आया, 150 डेज के लिए। तो पहली बात, ये किस लिए गया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो इस साल के अंदर तो ये भैया नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना तो इसकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर हो रही है और ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया, तो इसके ऊपर एक ही रूल अप्लाई होगा, दैट इज 182 डेज। अब यहां पे देख लेते हैं सितंबर तक। तो अगर काउंट करते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर में 21 दिन, अगस्त में 31, जुलाई में 31, 30 और आपका मई में 31 और 30।
तो अगर आप टोटल करते हो तो कितने दिन हो गए ये? 30, 31, 30, 31, 31 और 21, 174। तो यहां पे भी ये कुछ नहीं कर पाया, तो इसमें भी ये नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा, इसमें भी ये नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। बताइए, क्लियर है? इसमें भी क्या माना जाएगा? ये नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। क्या क्लियर है आपको? ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं क्लियरिटी के लिए। एक और सवाल था हमारा जहां पे ये सेम रिपीट ही हो गया शायद, है ना? जी वॉज बोर्न, लाहौर के अंदर बोर्न हुआ है 1946 में। तो सेम ही क्वेश्चन हो गया क्योंकि लाहौर पहले इंडिया का पार्ट था और 1946 है, तो इसका मतलब ये इंडियन ओरिजिन है, उसके हिसाब से इसका आंसर देना था। तो इसमें मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। और बॉर्न इन इंग्लैंड के हिसाब से देना था, लेस देन 15 लाख है। तो ये तीनों क्वेश्चंस देखिएगा किस तरीके से करना है, आप देख लीजिएगा। मैं आपको कुछ अलग क्वेश्चन करा दूं। विजिट इंडिया 195 डेज, ये भी आप होमवर्क में रहेगा। चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चंस, पहले बताइए ये सारे क्वेश्चंस करे थे आपने ट्राई? अब मैं कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा साथ के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपके 10 ईयर के अंदर क्वेश्चंस जब अभी आएगा आपके पास 10 ईयर मिल जाएगा। कहता है मिस्टर एक्स इंडियन एक्टर वांट यूएसए 1 अप्रैल 2024 फिल्म शूटिंग। तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो गई कि मैं फिल्म शूटिंग के लिए अगर बाहर जा रहा हूं तो एम्प्लॉयमेंट ही एक तरीके से, ठीक है ना, मैं एम्प्लॉयमेंट मान के कंसिडर कर रहा हूं। ड्यू टू इलनेस हेल्थ ही स्टे जस्ट आफ्टर शूटिंग, उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई और फिर उसने शूटिंग खत्म किया और फिर वहीं थोड़े दिनों के लिए वो रुक गया। कब गया था ये? अप्रैल 2024 में। ही कम बैक इंडिया 25 सितंबर 2024 को इंडिया आ गया। ही गॉट अगेन टू यूएसए 8 दिसंबर को फिर से चला गया एंड रिटर्न टू इंडिया 15 फेब 2025 में आ गया। व्हाट इज द हिज रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 25 और 26 के लिए? तो अब देखिए मैं पहले पूरा साल एक क्रिएट कर दूं आपके सामने। तो हुआ ऐसा कि भैया ये 1/4 को इंडिया छोड़ के गया, 1/4 को इंडिया छोड़ के गया 2024 में, और ये वहीं रहा। वापस कब आया इंडिया के अंदर? ये बैक 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को वापस आया। तो सितंबर में 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो कितने दिन? 6 दिन इंडिया में था सितंबर में। सितंबर के बाद फिर आया अक्टूबर, अक्टूबर में भी भाई इंडिया में था 31 दिन। अक्टूबर के बाद नवंबर आया, नवंबर में भी भाई इंडिया में था 30 दिन। उसके बाद दिसंबर 8 12 2024 को फिर चला गया, तो यानी 8 दिन यहां रह गया दिसंबर के महीने में, है ना। उसके बाद फिर ये वापसी कब आया? वापसी आया फेब में। कब आया? 15 फेब 2025 में। तो 15 फेब 2025 और फेब के अंदर मंथ में कितने दिन होते हैं? 28 होता है। तो आपका कितने दिन हो गए? 15 माइनस में 28, अरे 15 माइनस 28, तो 13 दिन। कितने दिन? 13 दिन। 13 दिन कहां रह गया वो? फेब की अगर बात करें तो ये 13 डेज तो फेब में इंडिया में रहा, क्योंकि 15 जो आया उसे भी काउंट करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो कितने हो गए? 12 नहीं 14 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 14 दिन। जो आया वो भी गिनेंगे, ठीक है। इसके बाद मार्च भी भारत में ही है, क्योंकि गया नहीं वापस, ये सब बोला कि इंडिया आ गया फिर नहीं बताया। तो मार्च में कितने दिन हो गया? ये 31 दिन। हम कैलकुलेशन सबको समझ में आ रही है सभी बच्चों को? अभी बता देता हूं, अभी तक कैलकुलेशन समझ में आ रही है सभी को कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपको समझा दिया। अब टोटल डेज काउंट करते हैं। तो भैया हमारा डेज होता है 6 प्लस में 31 प्लस में 30 और प्लस में 8 और प्लस में 14। तो इंडिया में कितने दिन रहा ये? कितने दिन? कौन सा 31? एक मिनट। 6 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 14 और प्लस 31, ठीक है। अब 6 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 31, ये 120 दिन रह रहा है इंडिया में। कितने दिन रह रहा है? 120 डेज रह रहा है इंडिया में।
अब क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया, अगर आप शूटिंग को मानते हो कि भैया ये तो काम के सिलसिले में ही गया है, तब तो इसके ऊपर सेकंड वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, उस पर नहीं करेंगे। अगर सेकंड में इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं तब तो ये रेजिडेंट हो जाएगा भाई, तब क्या हो जाएगा ये, क्योंकि पिछले साल तो सब हमेशा इंडिया में रहता था, तो इसे हम कौन सा स्टेटस देंगे, नॉन रेजिडेंट। अब सवाल आता है सर पेपर में कैसे लिखना है, देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, इसी चीज को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन वही है, इट इज परज्यूम दैट प्रायर प्रीवियस ईयर 24-25, हमने ये मान लिया कि पहले 24-25 में मिस्टर एक्स आर रेजिडेंट इन इंडिया ऑल द प्रीवियस ईयर, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो पहले मैंने बताया कि भैया ये शूटिंग के सिलसिले में यानी फिल्म शूटिंग के लिए जा रहा है, तो मैंने ये बता दिया कि भाई मैं पहली बात तो ये बता दूं कि वो पहली बार भारत से बाहर गया, उससे पहले भारत में ही था। उसके बाद हमें डेज कैलकुलेट करना है, यहां पे 122 दिन कैसे हो गया, अच्छा 1 अप्रैल गया था, वो भी मेरे से क्या हुआ, मिस हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल को गया था ना, तो फिर भी हमारा तो 120 ही हुआ था, एक दिन ये भी है, और कहीं मिस हो गया क्या, चलो 1 अप्रैल और 6 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 8 दिन, 15 दिन, कौन सा, कहां पे है नवंबर में 8, मैंने 6 लिख दिया क्या, 8 ही लिया, टोटल में 6 तो नहीं लिखा, एक बार टोटल कर, 15 दिन लिया ना, वो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में, ये 14 दिन ही है, ये 14 दिन होगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस ईयर का एरर किया था, ये 14 ही होगा, तो हमारे टोटल डेज जो हो गए 121 दिन हो गए, ठीक है, थोड़ा मैं करेक्शन कर देता हूं, ये ठीक है, एक दिन भूल गए थे लेना अप्रैल का। अब ये तो हो गई आपकी कैलकुलेशन की पार्ट, ये कैलकुलेशन दिखाओगे, ठीक है। मिस्टर एक्स इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज, मिस्टर एक्स जो इंडिया का है वो क्या कहता है, एटलीस्ट 60 डेज एक्चुअल स्टे 121 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड हैज बीन इंडिया एटलीस्ट 365 मोर फॉर प्रीसीडिंग ईयर, तो हैंस ही इज रेजिडेंट। पहली बात यहां पे जो मैंने इसका आंसर लिखा है, ये मान के लिखा है कि भैया वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, मैंने दोनों बातें बताई। आगे उसी को फिर मैंने बोला कि अच्छा इसको ऐसे भी बताया जा सकता है, ही ऑल्सो सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन वगैरह सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए मैं इसको ROR का एक मैं उपाधि दे दूंगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, ये बता दिया। इसके बाद ही डिड नॉट आउट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मैंने ये भी लिख दिया कि हम ये मान रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं गया। लेकिन अगर आप नोट, अगर वो गोइंग करता है शूटिंग के लिए रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट पर्पस, स्टे इन इंडिया 120 डेज, फॉल इन द कैटेगरी नॉन रेजिडेंट, मैंने दोनों बातें बता दी यहां पे। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है आपके सामने, तो आपको दोनों वे में आंसर लिख के एग्जामिनर को क्लेरिफाई करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है सर एक ही कर दें, दोनों करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको डेट जो डेज हैं उस डेज को न्यूमेरिकल वाइज यहां पे प्रेजेंट इस तरीके से करना है। आपने जो टेबल बना के या फिर ग्राफ बना के मैंने सिखाया उससे उनको मतलब नहीं, वो तो आपका रफ वर्क हो गया, यहां पे करना है। और साथ के साथ बेहतर होगा कि आप दोनों स्टेटस के आप रूल्स भी लिख दो। अभी और भी आगे देखते हैं, वो इंडिया के बाहर गया नहीं ना दोबारा, तो मार्च में ये तो अजम्पशन करो कि भारत में ही होगा। अभी मैं जब तक 1-2 क्वेश्चन नहीं करूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा लिखना कैसे है एक्चुअल। चलो एक सवाल और है आपके सामने, ठीक है, इसका भी आंसर फिर मैं इसका भी किस तरीके से सॉल्यूशन होता है वो भी देखेंगे। कहता है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का एक रेजिडेंशियल स्टेटस है प्रीवियस ईयर 24-25 में। ही लेफ्ट इंडिया, फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर चला गया 15/9/2020 को, एंड कम बैक टू 1/9/2023 को इंडिया आ गया। अगेन द लेफ्ट, फिर दोबारा चला गया दुबई 15/6/2024 को, और कम बैक 14/1/2025 को आ गया, सेटल इन इंडिया हो गया। तो चलो इसके अंदर आप देखो आपको 2 साल 3 साल देखने को मिल रहा है। पहले तो बात कर रहा है 20-21 की, ठीक है ना, मैं सारे जितने भी ईयर है मैं यहां लिख देता हूं। एक 20 कहता है फर्स्ट टाइम इंडिया गया कब, ये हो गया हमारा 2020 और 21 की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 20-21 के अंदर, चलो अभी आगे चलते हैं, उसके बाद कहां गया इंडिया, वापस आ गया कब, 2023।
तो मैं यहां पे बात करूंगा 23 और 24 की डिटेल का, ठीक है। और फिर अगेन लेफ्ट इंडिया, दुबई 15/6/24 को गया, वापस आ गया यहां, तो ये हो गया हमारा 24/25, 24 और 25, ठीक है, 24 और 25। अब हम 20-21 की बात करें तो 20-21 में 15/9 को छोड़ के गया, तो इसका मतलब 15/9 तक तो भारत में ही था। तो यानी बात करते हैं हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और कब गया सितंबर 15 तारीख, तो इसमें 15 दिन, 31, 31, 30, 31 और 30, ये बस डेज अभी लिख लेंगे। इसके बाद कहता है कि ये जब गया ना भारत से बाहर 20-21 में, उसके बाद एक बीच में मिसिंग मैंने कर दिया 21 और 22, ऐसे हो गया ना 20-21, 21-22, 22 और 22-23 में मिसिंग हो गया ना, एक 22 और 23, फिर 23-24 और 24-25 एंड कम बैक इंडिया। इसका मतलब इन दोनों साल में इंडिया में था या नहीं था, 0-0 दिन थे, है ना, क्योंकि वापस कब आया इसमें, इसमें भी कब आया ये 23, कब आया ही 23 नहीं, ये वापसी कब आया, कम बैक, हाँ, तो 22-23 के अंदर, 22-23 थोड़ी होगा, 23-24 होगा ना, 23-24 में कब आया हमारा ये 1 सितंबर, यानी ये नहीं आया, नहीं 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 नहीं, एंड के टाइम पे आ गया सितंबर। तो 23 सितंबर की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर, 1 सितंबर की बात करें तो सितंबर में पूरे दिन ही रहा वो, तो सितंबर में इंडिया में था, अक्टूबर में इंडिया में था, नवंबर में इंडिया था, और फिर दिसंबर में भी इंडिया में ही था, और जैन में भी इंडिया में था, फेब में भी इंडिया में था, और मार्च में भी इंडिया में था। सितंबर की बात करें 30 दिन, 31 दिन, और नवंबर की बात करें 30, 31, और फेब चेक करो 29 दिन होंगे इसमें ना, और ये आ जाएगा हमारा 31, तो ये भी डेज काउंट कर लेंगे कितने दिन रहा। अब फिर से वो इंडिया छोड़ के चला गया 15/6 को, कब छोड़ के गया वो, यहीं रह रहा था, 15/6 को छोड़कर चला गया वो। इसका मतलब वो अप्रैल के महीने में इंडिया में था 30 दिन, मई के मंथ में इंडिया में था 30 दिन, 31 दिन, और जून के मंथ में 15 दिन था। इसी साल कुछ बड़ा ध्यान से देखना है, वैसे तो सारा ही देखना है। कम बैक इंडिया फिर से नहीं आया, वापसी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, फेब में आया, ये कब आया, 14 जैन में आया, तो 14 जैन 14/1/2025 में आया, तो अब 14/1/25 में जनवरी में और सेटल हो गया। तो फेब में भी कहां है ये, इंडिया में ही है, और मार्च में भी कहां है, इंडिया में। तो अगर हम बात करें जून के बाद सीधा सीधा जैन में आ रहा है ये, और जैन में कितने दिनों के लिए रह गया ये, 14 तारीख को आया, तो 31 माइनस, तो 18 दिन, जनवरी में 18 दिन, और फेब में कितने दिन, 29, और सॉरी 28, और मार्च में कितने दिन, 31 दिन। टोटल डेज काउंट कर लेते हैं, पहले हमें क्वेश्चन समझना है फिर आंसर लिख पाओगे आप। ये बनते हैं 153 दिन, कितने दिन, 153 डेज। दो 213 दिन यहां रह गया, इसके बाद 168 दिन। ये समझ में आई बात, ये मैंने कुछ डेटा लिख दिया। और मिस्टर एक्स क्या कहता है कि डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर एक्स हु लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम। क्या एम्प्लॉयमेंट पर्पस लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा, तो पहले फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करो। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है हमारा, कि वो इंडिया के अंदर रहना चाहिए 182 डेज करंट ईयर में। तो करंट ईयर हमारा ये है, इसमें 182 डेज तो रहा नहीं, वो नहीं रहा, तो इसको चलो छोड़ दो। अब दूसरे पे आ जाएंगे, दूसरा कौन सा था हमारा, 60 डेज, तो 60 डेज तो रह गया, वो 60 डेज तो रह गया। अब हम आ जाते हैं उसके पिछले 4 सालों में। पिछले 4 साल कौन से होंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल। इन चारों साल में 365 दिन है, इसको काउंट करो, 213 प्लस में 168, तो हाँ 381 बन रहा है। तो इसने 365 वाला फुलफिल कर दिया। पहले मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन आपको, तो भैया दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी कर दी इसने। अब एडिशनल कंडीशन पे आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कहता है हु लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम, तो उससे पहले अगर आप थोड़ा सा सोचो 10 साल हम जाएं इससे पहले, तो इससे पहले कहां है, हमेशा 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 भारत में ही है।
वो तो है नहीं, तो 2 बार रेजिडेंट भी हो गया होगा और 730 दिन भी इसने क्या कर दिया होगा, कंप्लीट। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन गया हमारा आपके हिसाब से, ROR। क्या समझ में आई बात आपको, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन गया, ROR। सर इतने क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर का आएगा एग्जाम में, 12 मार्क्स का आएगा एक, ठीक है। कितने, तो ये ROR समझ में आया, पहले यहां तक बताओ फिर मैं इसके आंसर दिखाऊंगा आपको। सर 23-24 में सितंबर 30 दिन कैसे आया, 23-24 वो 1 तारीख को ही आ गया था ना सितंबर में, 1 को ही आ गया। कम बैक ऑन इंडिया फर्स्ट 9 को, 9 सितंबर होता है तो 1 को आया तो 30 ही दिन रहा वो, ठीक है सार्थक। अब इसके थोड़ा सा आंसर को देखें कैसे लिखना है। अब आंसर लिखने का तरीका मैं पहले पढ़ भी दूंगा और फिर 4-5 आंसर दिखाने के बाद मैं एक कंक्लूड आंसर बताऊंगा जो आपको लिख के आना है पेपर में, ठीक है ना। चलिए देखिए, कितने 150। अरे ये क्वेश्चन मैंने, बट इसमें एरर तो नहीं होना चाहिए, इस डेज को काउंट कर लो, टोटल कर लिया 30 दिन 31 दिन, जून में 15 दिन ही है, दुबई 15 जून, ठीक है 15 तारीख तक यहां था, फिर इंडिया है 14/1 को, 18 दिन 28 और 31, ये 29 तो नहीं मान ले, चलो देख लेते हैं। तो अब देखो, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर, आप एक ये तरीका है। सबसे पहले आपने 20-21 में बताया कि भैया 168 दिन रहा, जो कि हमने यहां पे बता दिया 20-21 में 168 दिन रहा, वो भी बताया, ये आपका वर्किंग नोट हो गया। उसके बाद आपने बताया कि भैया इसमें तो ये रहा ही नहीं, 0-0 दिन रहा है ना, इसमें क्या रहा 0-0 दिन। कहता है ही स्टे इंडिया प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करें तो ये 213 दिन रहा 23-24 के अंदर, अगर हम बात करें तो कितने दिन हो गए 213 दिन। मैं अभी क्या दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चंस की डिटेल दे रहा हूं। और ये 54 मत करो, 53 करो, ये कितने करो 53 है ये, ठीक है करेक्ट, ये है 53। इसमें 53 डेज रहा, 153 डेज। तो अभी तक मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से समराइज कर दिया। आप इसको, ये भी पिछले वाले में क्या स्टाइल पैटर्न देखा आपने, पिछले वाले में देखा मैंने प्लस 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 करके दिखाया, और इसमें अलग अलग ईयर था तो इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया, यहां तक बताया। अब कंक्लूजन देखो, एक्स सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन रिक्वायर्ड सेक्शन 61, सेक्शन लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है, 60 डेज ड्यूरिंग द ईयर 24-25 एंड 365 मोर प्रीवियस मोर इन 4 ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 4 सालों में 365 से ज्यादा रह गया। ही ऑल्सो सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन, हेंस हीज स्टेटस असेसमेंट ईयर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक इस तरीके से बड़े आसान से आंसर लिख सकते हो, समझ में आई बात आपको। पंद्रह को कौन सा, 15 जून को गया था वो, हाँ तो 15 तारीख को था तो मैंने 15 दिन ही लिखा है जून में। अरे मैंने उसको दिया था ना, अजय को दिया था काम करने के लिए, पहले इसमें पुराने डेट होंगे, यहाँ पे 24 होगा तो 29 आ रहा होगा फेब के अंदर, उसके हिसाब से उसने लगा दिए होंगे, ये इसको चेंज नहीं किया, वो उसको चेंज किया नहीं, क्योंकि फेब के मंथ जो है ना वो पहले, वो मैं समझ गया क्या एरर है, वो मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है ना, समझ गया ना सर। हेंस बस आप 24-25 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने बोला है तो हमने सारा क्यों निकाल रहे हैं, देवांश का कहना है सर सारा क्यों निकाल रहे हैं। अब देखो, अगर मैं, सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ यहां का कैलकुलेट कर लेता तो मैं सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए पिछले 4 सालों की जानकारी तो चाहता ही ना मैं। आप बोलते हो सर पिछले 4 साल का, क्योंकि रूल ही कहता है पिछले 4 साल में 365 दिन, तो इसलिए मैंने पीछे का निकाला। अगर यहां पे ही 182 डेज हो जाता, वो मैं निकालता ही नहीं, पीछे का मतलब ही नहीं, मेरा निकालने का कोई पर्पस ही नहीं होता। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, आइए। ये तो HUF का है, ये नहीं देखेंगे। 105 दिन, ठीक है। कहता है कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ठीक है, हैज बीन कम्स टू इंडिया 150 डेज एवरी ईयर 19-20 से। तो मैं अगर डेटा लूं 19-20
और 20 21 और 21 22, 22 23, 23 24 और 24 25, जिस साल के लिए हम काम कर रहे हैं। ये साल वो है जिसके लिए हम वर्क करने वाले हैं, 24 25, ठीक है, वर्क करने वाले हैं। अब बात करते हैं डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 25 26 के लिए। ठीक है भाई, विल योर आंसर इज डिफरेंट इफ ही जो है मैटरनल ग्रैंड मदर। अब एक होता है पैटर्नल और एक होता है मैटरनल। मैटरनल कौन हो गए? नाना नानी, और पैटर्नल कौन हो गए? दादा दादी हो गए। ठीक है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर वॉज बॉर्न इन कराची 1946। तो भैया ये इंडियन ओरिजिन का पार्ट हो जाएगा। तो क्या आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा? चेक करते हैं। तो कितने दिन रह रहा है? 105 दिन आया ना, इसमें भी 105, इसमें भी 105, इसमें भी 105, इसमें भी 105, इसमें भी 105 दिन, 105 दिन रहा। तो मैं अगर इसका चेक करने जाऊं पहले नॉर्मल फर्स्ट केस के लिए, तो ये नॉर्मल पर्सन है ये, तो भैया ये 182 डेज तो कंप्लीट नहीं किया, बच गया। तो मैं अब इसके ऊपर दूसरा रूल लगाने वाला हूं, कौन सा? 60 डेज। और पिछले कितने सालों में? 3-4 सालों में कितने दिन? 465, जबकि ये 365। तो ये 365 से ज्यादा ही है, क्योंकि 400 कितने बन गए इसके? 20 बन गए इसके डेज। तो मैं तो ये बोल दूंगा भैया तू तो हो गया रेजिडेंट। लेकिन इससे पहले कभी इंडिया आया ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन इसने कंप्लीट ही नहीं किया होगा। तो इसको हम स्टेटस जो दे देंगे NOR दे देंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। अब बात करते हैं कि अगर ये इंडियन ओरिजिन हो जाता, क्योंकि ये जो आपको बताया जा रहा है ये आपको मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपको क्लू दे रहा है कि इंडियन ओरिजिन है तब बताइए। तो इंडियन ओरिजिन है तब बताइए, तो भैया ये 182 डेज कर ही नहीं रहा, तो इसके ऊपर 60 दिन वाला हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इस केस में हो जाएगा ये क्या? नॉन रेजिडेंट। क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। पहले समझ में आया कि नहीं आया इसका सॉल्यूशन? ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया। अब इसको एग्जाम में तो हम ऐसे लिख के नहीं आएंगे, एग्जाम में हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के आना होगा। ये रहा इसका आंसर। मैंने हर किसी के आंसर ना थोड़े अलग अलग करके लिखे हैं, जिस बच्चे को जैसे समझ में आ जाए। और बेस्ट क्या रहेगा, फिर मैं एक फाइनल आंसर आपको बता दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। कहता है क्या? एक्स सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन कैटेगरी ए बिकॉज ही हैज बीन इन इंडिया मोर देन 60 डेज। यही बातें कह रहे हो कि एक्स ने क्या करा कि सेकंड बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दिया 60 दिन ज्यादा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड मोर देन 365 डेज, जो कि 420 दिन बनता है पिछले 4 सालों में। Hence is resident, ये रेजिडेंट हो गया। कैटेगरी बी में although here the satisfy the first condition, although he satisfy the first condition of दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी का कर दिया, एंड रेजिडेंट लास्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर बट फॉल्स टू सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन 730 दिन। अब यहां पे थोड़े से क्वेश्चंस के अंदर मैं बोलूंगा कि पहला जो 2 बार रेजिडेंट था, देखो अब ये कहता है कि 2 बार, क्योंकि यहां रेजिडेंट अगर हो रहा है वो, तो यहां भी रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहां भी रेजिडेंट हो जाएगा वो। तो इस तरीके से अगर पीछे हम काउंट करें तो 2 बार रेजिडेंट काउंट हो गया, लेकिन 730 दिन वाला कंप्लीट नहीं किया। तो वही बात कह रहा है यहां पे। तो फॉल सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन 730 दिन मोर इन 7 ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एक्चुअली ही वॉज एन इंडिया ओनली 630 दिन रहा। वो 600 दिन का डेटा दे रखा था, तो मेरे पास ये कम डेटा था। मैंने पूरा 1 2 3 4 5 एक डेटा यहाँ पे मिसिंग हो गया, तो 630 दिन का डेटा था। इसके बाद एक्चुअली ही शैल देयर फॉर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब दूसरा, he appears been in case Indian origin but X was the parents in India at least 182 days, therefore he would be non-resident for assessment year 25-26। ठीक है ना, समझ में आया आंसर कैसे लिखा आपने? ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मिस्टर एक्स बॉर्न इन दिल्ली 1993, लेटर ही माइग्रेट टू कनाडा 2006। ही टुक सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री 2008 में वहां का सिटीजनशिप मिल गया। हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन पाकिस्तान 1947 में इसके पेरेंट्स बॉर्न हुए। ही कम्स टू इंडिया फॉर विजिट 182 डेज। ही कम्स टू इंडिया फॉर विजिट
182 डेज के लिए इंडिया विजिट करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए। तो भैया 182 डेज के लिए आता है। प्रायर दैट ही हैड बीन कम टू इंडिया विजिट वन, कहता है कि ये जो है, अब पहले मैं डेटा लिख दूं। सबसे पहले कहता है कि भैया ये इंडिया में 1993 में था, 93 और 94 ये इंडिया में था। अब इंडिया 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 रहा और ये इंडिया छोड़कर चला गया, मान लेते हैं 2006 और 7 में। इस ये वाला टाइम वो इंडिया में ही है। अब यहां से ये स्किप करके चला गया, आउट हो गया इंडिया से बाहर। फिर इसको सिटीजनशिप मिलता है कनाडा में, हमें क्या लेना देना। हिज पेरेंट्स बॉर्न होते हैं 1947 में। ही कम्स टू इंडिया विजिट 182 डेज 24-25। अब ये सीधा आया उतने दिन बाद, 24-25 में आया, उतने दिन बाद आया 24-25 में। 24 और 25 में कितने दिन के लिए आया? 182 डेज। प्रायर दैट ही हैड बीन कमिंग टू इंडिया विजिट 115 दिन हर साल। इससे पहले क्या करता था ये? 115 दिन हर साल इंडिया में आया करता था। कब से? 17-18 से। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24। 118 दिन। कितने दिन आ रहा था वो? सॉरी 115 दिन यहाँ, 115 दिन यहाँ, 115 दिन यहाँ, 115 दिन यहाँ पे, 115 दिन यहाँ पे, 115 दिन यहाँ पे, 115 दिन यहाँ पे। तो सबसे पहले करंट ईयर में जो रहता है 182 डेज, तो इसने तो कंडीशन पूरी ही कर दी भाई, कर दिया। अब इसके बाद हमें चेक करना है एडिशनल कंडीशन को। अगर एडिशनल कंडीशन पे फोकस करें तो 1 2 3 4 5 6 7, पिछले 7 सालों में भी इसने पूरी कर दी भाई, पूरा कर दिया। अब बात करते हैं 2 टाइम रेजिडेंट होने वाली। 2 टाइम वो नहीं पूरी कर पाया। अब सबसे पहले ये इंडियन ओरिजिन का, हाँ पहले ये इंडियन ओरिजिन है या नहीं वो चेक करो। तो भाई ये इंडियन ओरिजिन क्या कहता है? 1947 से पहले पैदा होना चाहिए। तो ये बॉर्न कब हुआ? 47 में। तो डिवाइड होने के, अब यहां पे कंफ्यूजन है भाई। 1947 15 अगस्त से पहले अगर हुआ होगा तब तो भाई अनडिवाइडेड है, और 15 अगस्त के बाद हुआ होगा तो डिवाइडेड है। तो आप अजम्पशन जो भी लोगे उसके हिसाब से आंसर दोगे। मैं मान के चल रहा हूं कि 15 अगस्त के बाद, यानी ये इंडियन ओरिजिन नहीं है एक पल के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे मैं 60 दिन वाला रूल लगाऊंगा और 60 दिन वाला, और ये बन जाएगा ROR, 2 बार रेजिडेंट हो जाएगा 60-60 दिन लगा के। अगर मान लेते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन है तब तो हम 60 दिन वाला लगा ही नहीं सकते, सिर्फ 1। तब इसका स्टेटस क्या बनेगा? NOR। दोनों ही केस में मैंने इसका बता दिया। अब देखो क्या कहता है। पहले आंसर में लिख दिया X इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसने क्या कर लिया? अजम्पशन ले लिया। अगर इंडियन ओरिजिन है तो मैंने आंसर दे दिया आपको। He satisfy the first condition section 6(1) subsection 1. For example, he is the during the year previous year कितने? 182 days. Therefore, are resident of India. Condition satisfied. Additional condition क्या कहता है? He has not been resident in India 2 out of 10. तो कह रहा है क्योंकि अगर ये इंडियन ओरिजिन हुआ तो 2 out of 10 कर ही नहीं रहा ईयर प्रीसीडिंग रेलेवेंट ईयर। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। जो दूसरा कंडीशन था, he is 730 days इन प्रीवियस 7 ईयर, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो पहले इसने देखो, इसमें लिखने का तरीका अलग है। पहले बोला भैया बेसिक को, पहले इसने डिटरमाइन किया बेसिक सेटिस्फाइड, फिर बोला भैया दूसरे को नॉट सेटिस्फाइड, तीसरे को क्या बोला फिर। अब आपके पास एक क्वेश्चन सिचुएशन बन गया। अब उसके बाद इसने आंसर दे दिया, ही सेटिस्फाई 1 ऑन द बेसिक कंडीशन ओनली, ही 1 एडिशनल कंडीशन, देयरफॉर इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस प्रीवियस ईयर 24-25। बात आई समझ में कैसे करा इन्होंने? तो बेस्ट, अगर मैं फिर भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या बेस्ट है। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो लिखना है ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है। और दूसरा, आप ना जब ये वाला पॉइंट लिखो ना कि ही हैज नॉट, क्योंकि हम जब आंसर लिखते हैं तो काफी प्रिसाइज वेज पे कंक्लूड करके आंसर देने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लेंथी लिखने के बाद बच्चा बोलता है बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको एग्जाम की मैं सच्चाई बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में जो लिखना है, पहले आपने लिखा बेसिक कंडीशन, पहले आप पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करो। क्या करो?
के एज पर द सेक्शन 6, या फिर बस सिर्फ लिख दो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, इफ एनी रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन एनी इंडिविजुअल वी शुड बी सेटिस्फाइड two situation. First, basic condition number 1, there is at least stay in India 182 days, or if not satisfied 182 days we will be check second basic condition, that is the 60 days or 365 last 4 year. ये वाला बात लिखोगे आप. इसके बाद फिर बोलोगे और additional condition is, एंड एडिशनल सिचुएशन नंबर 2 डालोगे, या फिर एडिशनल कंडीशन लिखोगे कि 2 टाइम रेजिडेंट इन द प्रीवियस 10 ईयर और 730 डेज लास्ट 7 ईयर में. पहले पूरा प्रोविजन आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप ये वाली चीज लिख दोगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे. लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन ही आया आपका 4 नंबर का तब तो इतना ही लिखो, लेकिन क्वेश्चन 12 नंबर का है तो 12 नंबर इसमें नहीं मिलेंगे आपको. इतने लिखने में थोड़ा और आपको पूरा प्रोविजन भी एग्जामिनर मांगता होगा. सर शॉर्ट क्लास कर दीजिए बिकॉज कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. शॉर्ट सर सेम तरीका बता दो, जो कंफ्यूजन होता है सेम, एक सेम तरीका बता दो. मैं बता रहा हूं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा फिर आप बाद में पढ़ोगे. कंक्लूजन आंसर तो मैं दूंगा ही दूंगा. अरे पहले आप चलो इसका आंसर बताओ क्या कहता है ये, फिर आप उसका आंसर लिखेंगे. मिस्टर एस रेजिडेंट लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम टेक अप फॉरेन असाइनमेंट के लिए इंडिया गया है. रेजिडेंट था, फॉरेन असाइनमेंट यूएसए जुलाई को लिए गया हुआ है. शूटिंग द फिल्म, ये तो वही वाली पुराने क्वेश्चंस हो गए. चलिए ये वाला करिए, ये पुराना क्वेश्चन एक रिपीट हो गया था शूटिंग वाला. फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया, कब गया ये? सितंबर. कब? सितंबर 21. इससे पहले इंडिया में था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 30, 31, 30, 31, 31 और कितनी तारीख को गया? 30, 21 को गया, 21 तारीख. ठीक है. आगे कहता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी. अब एम्प्लॉयमेंट वाली बात बोल दी तो इसका मतलब भैया 182 डेज होना ही होना है. रिटर्न टू इंडिया 30 अप्रैल 2025. तो भाई 30 अप्रैल कहां जा रहे हो? 30 अप्रैल तो अगला साल आ गया, इस साल तो आए नहीं अब वापस. डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, तो चेक करो कितना है. तो भैया 174 ये फेल हो गया, तो ये क्या बन गया? सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट. अब अगर ये क्वेश्चन हमारा आता है तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बोलेंगे according to 1961 income tax act, according to income tax act determine of residential status. पहला पॉइंट लिखोगे बेसिक कंडीशन नंबर 1, उसको एक्सप्लेन करोगे है क्या. फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे बेसिक कंडीशन नंबर 2, उसको एक्सप्लेन करोगे. फिर एडिशनल कंडीशन नंबर लिखोगे 1, उसको एक्सप्लेन करोगे. एडिशनल कंडीशन नंबर लिखोगे 2, फिर एक्सप्लेन करोगे. तो पहले तो पूरा प्रोविजन आपने लिख दिया. उसके बाद क्या प्रोविजन लिखना है ये मैं प्रॉपर आपको लिख के दे दूंगा. ठीक है ना, लिख के दे दूंगा आपको, पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए. इसके बाद हैंस जो भी है, ये कौन है? मिस्टर आर स्टे इन इंडिया फॉर कितने दिन के लिए? 174 डेज एंड ही इज ऑन इंडियन ओरिजिन. वो इंडियन ओरिजिन है. ही डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन नंबर 1, हेंस ही बिकम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये चीजें आप लिखोगे जैसे कि आपको आंसर भी मिल जाएगा. कहता है अ पर्सन एज अ इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पस. इंडियन ओरिजिन मैंने कह दिया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस. ठीक है. देन शैल बी ट्रीटेड एज ए रेजिडेंट इन इंडिया. स्टे इन इंडिया 182 डेज नहीं रह पाया. ही स्टे क्या कहता है? 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. मिस्टर आर लेफ्ट 21 सितंबर को और वापस जो भी आया यहाँ पे लिख दिया. अब इसको डेज को देखो कैसे इसने डिटरमाइन किया. 30 दिन, 25 दिन, 26 दिन जो भी बन रहे थे वो करके इसने कर दिया. उसके बाद सारा एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि भैया 174 दिन ऐसे बने हैं. पहले लिख दिया सिर्फ ये रहता कितने दिन है, 174 दिन, और उसको कर दिया. मीनिंग देयर बाय द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टे लेस देन 182 डेज. उसके बाद इसने बोल दिया ये बन गया नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. समझ में आया? सेमेस्टर 5 बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? देखो अगर आपको कॉमर्स के एकदम
कोर फील्ड के बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। आपका इंटरेस्ट है कि कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि आपने आज से पहले कभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं पढ़ा है, तब तो मैं कहूंगा आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। आप बिजनेस प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट लेके जो कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए यार, मेरा इंटरेस्ट है, अगर आपका आगे कोई करियर और देखो दो चीजें हैं, एक है सीखने वाला चीज और एक है बीकॉम मुझे पास करना है, ठीक है। अगर सीखने वाली चीजें की मैं बात करूं तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला पार्ट सीखने वाली चीजें, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग को मिलेगा कि किस तरीके से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर यार बस मुझे बीकॉम पास करना है, कुछ नहीं, देन आप गो विद द बिजनेस प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा आपका और इसके अंदर जो भी थ्योरी होगा, जो आप पहले से थोड़ा बिजनेस स्टडी वगैरह से कॉन्सेप्चुअल होगा, उसके अकॉर्डिंग दे दोगे। बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट बनवा दूंगा, फिर उसके आंसर सेम होगा, मैं वो चीजें करवा दूंगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं ना, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि कंफ्यूज, तो मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा ये वाले इसके आंसर के साथ, फिर मैं अगली क्लास के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको सबसे मेन चीज प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन समझ में आ गया, कैसे किसका क्या स्टेटस हो रहा है वो भी समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें आ रही है दिक्कत लिखने में। तो एक मैं फॉर्मेट बना लूंगा कि कैसा भी क्वेश्चन हो उस फॉर्मेट में क्या हो, फिट हो जाए। तो एक आंसर मैं पूरा टाइप करके बता दूंगा, जैसे कि होता था ना कि आपका लेटर लिखना है, अनसीन पैसेज लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो फॉर्मेट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो प्रोविजन कितना लिखना है और कंक्लूजन कितना लिखना है, उसके हिसाब से एक मैं कॉमन बना दूंगा, और उससे बाहर फिर आपको लिखना नहीं है। बाकी वो चीजें आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, हाँ, लेकिन ऐसा लिखूंगा कि उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरिएशन कर पाओगे, ठीक है। तनिष्क दास सर, इसमें से भी बता दो कि दोनों में डिफिकल्ट कौन सा है। डबास, दोनों में से अगर मैं डिफिकल्ट बात करूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर नए नए टर्म्स होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे जो कि प्रोसीजर्स आपको याद करने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। ये वाला टॉपिक बेसिकली कंप्लीट हो गया। अब मुझे बस इसके आंसर्स लिखने के फॉर्मेट में दे दूंगा और 2 मिनट अगली क्लास में लूंगा। अगला टॉपिक है हमारा कि हम किस तरीके से, क्योंकि आप बोल रहे हो सर ज्यादा हो रहा है, कि किस तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं किसी रेजिडेंशियल स्टेटस में। तो अभी तक एनओआर, आरओआर या एनआर का इतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आया होगा। बोल रहे निकाल क्यों रहे हैं, जब आप टोटल इनकम इसको निकालने लगोगे तब आपको क्लियरिटी मिलेगा कि अच्छा हम इस पर्पस के लिए इसको निकाल रहे थे कि उसका इनकम टैक्स के लिए इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट की बात करें तो अभी ये 50% नॉलेज है स्टेटस का, और जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं सारे क्वेश्चंस जो अभी करवा रहा था वो 10 ईयर के थे, और इससे पहले जो करवा रहा था बुक के थे। अब मैं आपको बता दूं, जिसपे मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं ये 10 ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और जिसके ऊपर मैं इलिस्ट्रेशन नंबर लिख रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन, ये हमारे किताब के क्वेश्चन है। तो मैंने इस तरीके से बाइफिकेट किया हुआ हो, जो बच्चा भी पढ़ना चाहे इसके अकॉर्डिंग कर लेना। मैं दोबारा बोलूं, जो मैं यहां लिख रहा हूं ये किसके क्वेश्चन है, ये वाले इलिस्ट्रेशन ये बुक के हैं, और जहां मैं क्वेश्चन नंबर लिखूंगा समझ जाना ये 10 ईयर का है। वैसे 10 ईयर का मैं अलग से फोल्डर क्रिएट करवा के डलवा दूंगा, ताकि जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स एंड बिजनेस प्रोसीजर मैनेजमेंट, सेम टाइप सब्जेक्ट्स है, इनकम टैक्स एंड बिजनेस प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट। नहीं, बिजनेस प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट थोड़ा अलग सब्जेक्ट हो गया वो तो। इनकम टैक्स आपका बिल्कुल कंप्लीटली अलग है, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं है। आप चाहे फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ लो, चाहे कोई भी पढ़ लो, उससे कंपैरिजन नहीं है। कहीं छोटा मोटा रेफरेंस आता है, बाकी इसका तो बिल्कुल ही तरीका अलग है। ठीक है, क्लियर।